Hello everyone, welcome to my channel Adarsh Alia. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, जमशेदपुर Women University. आज का हमारा वीडियो है on the topic Drosophila as a model organism for Alzheimer's disease. Alzheimer disease के बारे में हम अभी देख रहे हैं presently on the request of certain viewers जो Alzheimer's को अपना research subject बनाना चाहते हैं, उन्होंने एंटोमोलॉजी में एमएससी किया है और अब्रॉड में स्टडीज के लिए या पीएचडी में जिसमें भी उनको चांस मिल जाए वो अल्जाइमर को एज अ सब्जेक्ट लेकर के एंटोमोलॉजी से रिलेट करना चाहते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स का क्या इफेक्ट होता है अल्जाइमर्स पे। तो अल्जाइमर क्या है, अल्जाइमर्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं पिछले स्लाइड्स में। किस तरह से इंसेक्टिसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और अल्जाइमर एक डिजीज है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं धीरे धीरे कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स जो हैं हिप्पोकैम्पस और एंटोरिनल कॉम्प्लेक्स कॉर्टेक्स जो ब्रेन के पार्ट्स हैं पहले वहां से शुरू होता है जो कि फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज से रिलेटेड हैं और धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे इसको लैब में टेस्टिंग करके फ्लाई मॉडल्स पर कैसे कैसे एडवांस रिसर्चेज किए जा सकते हैं। सो वी हैव सीन दैट अल्जाइमर ये नॉर्मल एजिंग ब्रेन है जो इसमें नॉर्मली जो कैप्सूल है उसके अंदर ये ब्रेन के पार्ट्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, जनरल वेंट्रिकल्स है, इसमें हेल्दी ब्रेन है एंड दिस ब्रेन जिसमें लैंग्वेज है, मेमोरी है, रिलेटेड पार्ट्स, ये अल्जाइमर्स के साथ साथ हम लोग ये देख चुके हैं कि अल्जाइमर में ये जो हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट है ब्रेन का वो इफेक्टेड होने लगता है और इस तरह से यहाँ पे जो दिखा रहा है ये हिप्पोकैम्पस वाले रीजन में पहले इफेक्टेड होने शुरू होते हैं, प्लैक्स बनने लगते हैं ड्यू टू द एपीपी पर्टिकुलर एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स जमा होने लगते हैं जो बनते तो रहते हैं पहले भी, पर ग्लियल सेल्स सिक्रीट होते हैं न्यूरॉन्स के आसपास, ये डिफरेंट मैकेनिज्म से बनते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स जो अल्फा प्रोटीन्स एंड गामा प्रोटीन्स हैं और वो डिसॉल्व होते चले जाते हैं, उनको ग्लियल सेल्स क्लीन करता चला जाता है, इसलिए न्यूरॉन सेल्स हेल्दी बने रहते हैं। बट ड्यू टू सर्टेन अननोन रीजंस, अभी तक एग्जैक्ट रीजंस नहीं नोन है कैसे ट्रिगर हो जाता है, ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं, हेल्दी न्यूरॉन सेल्स हैं, उनके चारों तरफ न्यूरोफाइब्रिलर टैंगल्स जमा होने लगते हैं इन प्लैक्स के बनने के बाद, ग्लियल सेल्स के इनएक्टिव होने के बाद या लेस एक्टिविटी उनकी कम वो डिजनरेट होने लग जाते हैं और दैट रिजल्ट्स इनटू द अल्जाइमर्स जिसमें ब्रेन इस तरह से श्रिंक करने लग जाता है। अब इसके रीजंस में हमने बहुत सारे रीजंस देखे हैं, एक्सीडेंटल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, जीन के म्यूटेशनल इफेक्ट्स हो सकते हैं, हेड ट्रॉमा हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है जिसमें एक जिसके बारे में हमने डिटेल्स देखा वो होता है इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे जिसमें स्पेसिफिकली डीडीटी, डीडी, मैलाथियन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, डिफरेंट केमिकल्स ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं और नर्वस सिस्टम के साइनेप्सेस को डिस्टर्ब करने लगते हैं। सो नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या हम ड्रोसोफिला को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या फायदे हैं, क्या डिसएडवांटेजेस तो नहीं कहेंगे, क्या लिमिटेशंस हैं वो हम देखेंगे और ये अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। ड्रोसोफिला पे काम जेनेटिक मॉडल के लिए, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए एच.टी. मॉर्गन ने 1909 में फर्स्ट टाइम यूज किया था ड्रोसोफिला को और उसके बाद ये देखा गया कि जीनोमिक्स के लिए ड्रोसोफिला एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल ऑर्गेनिज्म हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हम देख चुके हैं कि दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि मेमोरी रिलेटेड क्या जितने भी बॉडी के कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स हैं वो सारे सेंट्रल इस ब्रेन से कंट्रोल होते हैं और ब्रेन में डिफरेंट रीजन्स होते हैं, कुछ एंडोक्राइन को कंट्रोल करते हैं, कुछ दूसरे मैकेनिज्म्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस रीजन है और एंटोरिनल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो फीलिंग से रिलेटेड पार्ट है। तो जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स जो कि जनरेट होते हैं बाय एनएससीज और द न्यूरल स्टेम सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स हैं। ये न्यूरॉन सिस्टम्स ये बनाते हैं, यहाँ पे साइनेप्सेस बनाते हैं, इन साइनेप्सेस के थ्रू ट्रिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं जिनसे वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडीज तक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है। ये इस तरह से
ट्रिलियन इस तरह के साइनाप्सेस बनते हैं, कनेक्टिव एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज या एसिटाइल कोलाइन केमिकल मैसेंजर का जो काम करता है वो सिक्रीट होते हैं इन साइनाप्सेस के बीच में, और इन साइनाप्सेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स सर्किटरी से पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स जनरेटेड होते हैं और एनिमल का बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। दिस इज द मेथड्स हाउ द न्यूरॉन इज एक्टिवेटेड, और ये मैसेज इस न्यूरॉन की सवारी करके अपने टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचता है या ब्रेन तक पहुंचता है। So these fundamental questions of neurobiology is to understand how diverse types and numbers of neuron glial cells are generated in space and time, जो कि आज का हमारा टॉपिक नहीं है, but this is a fundamental question कि किस तरह से ये NSCs ग्लियल सेल्स को और न्यूरॉन्स को बनाते रहते हैं, और वो उन्हीं में किसी भी तरह का डेविएशन हो, किसी भी तरह का पर्ट्यूबेशन हो, तो इसमें लीड्स टू वेरियस डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, जिसमें डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है जो बाय बर्थ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, दैट इज माइक्रोसेफेली, द न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस लाइक अल्जाइमर्स, पार्किंसन, शिजोफ्रेनिया, ब्रेन ट्यूमर्स, कैंसर्स की तरह का तक के कंडीशंस हो सकते हैं। सो दीज आर द सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर प्रभावित होने लगे तो हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज हमने अभी देखा, और हम पहले 2 वीडियोस में देख करके आए हैं। अगर आपने नहीं देखा उनको, तो अगर आप नए व्यूअर हैं और आप ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि अल्जाइमर डिजीज के कॉजेज, रीजन, सिम्टम्स, कंट्रोल एंड इंसेक्टिसाइड्स का इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ये 2 वीडियो अल्जाइमर पे मैं रिलीज कर चुकी हूँ। शायद एक और वीडियो है, तो यू कैन गो ऑन माय चैनल, मैं आई बटन में लिंक्स दे दूंगी अल्जाइमर रिलेटेड वीडियोस के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, उनके थ्रू आप जाके देखिए तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ दिस अल्जाइमर इज कॉज्ड बाय, दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें कि एंटोरीनल कॉम्प्लेक्स और हिप्पोकैम्पस, ये 2 जो रीजन है, दीज आर द मेन रीजन्स जो मेमोरी से रिलेटेड हैं, और ये इन्हीं पर जब इफेक्ट होता है, इन्हीं को जब यहाँ पे जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स जमा होने लगते हैं, जो प्लैक्स एंड टैंगल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, तो मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। दैट is the first sign of Alzheimer disease, जो कि एक टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है। अब डिमेंशिया के बारे में बहुत डिटेल हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम देखते हुए आ रहे हैं। डिमेंशिया इज अगेन द बेसिक डिसऑर्डर दैट इज रिलेटेड विद द मेमोरी, और ये कई तरह का होता है। ये ब्रेन से रिलेटेड अल्जाइमर करता है, वैस्कुलर होता है, लीबीडी सेल्स को कंट्रोल अफेक्टेड डिमेंशिया होता है। तो हम आज अल्जाइमर से कंसर्न है, जो कि मेन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है, जिसमें मेमोरी भूलते भूलते बहुत सारी चीजें हम भूलने लगते हैं, डेट, टाइम, जगह, हम कहाँ हैं, क्या हैं, सब हमारे दिमाग से उड़ने लगता है। एंड दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, जिनको हम कहते हैं अमाइलॉइड प्रोटीन्स, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स, क्योंकि अमाइलॉइड प्रोटीन्स अल्फा, गामा, बीटा में अल्फा प्रोटीन्स जब बनते हैं तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग से, अगर उनके बाय प्रोडक्ट्स जमा भी होते हैं तो वो डिसॉल्व होते जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सेल वॉल में। जो एनर्जी का मेन सोर्स एटीपी जहाँ प्रोड्यूस होता है, जो फंक्शनिंग को, पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, वहाँ पे अमाइलॉइड सिक्रिटेज या अल्फा अमाइलॉइड सिक्रिटेज प्रोटीन्स जो बनते हैं वो नॉर्मली डिसॉल्व होते जाते हैं। कोलाइन एस्टरेज को वो पैसेज देते हैं, और इस तरह साइनेप्सिस के कनेक्शंस आगे बढ़ते जाते हैं। दैट इज डिस्टर्ब। नाउ अगर वहां पे डिस्टर्बेंस हो तो इस तरह का कंडीशन, ये नॉर्मल हेल्दी ब्रेन का कंडीशन है, ये न्यूरॉन्स हैं, ये साइनेप्सिस बन रहे हैं और ये नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, न्यूरल एक्टिवेशन हम पहले ही देख चुके हैं। वहां पे अगर प्रोटीन्स पर्टिकुलर किसी भी वजह से, जिस भी वजह से हुआ हो, ये तो स्टैब्लिश्ड है कि प्रोटीन का टाइप ऑल्टर कर जाता है, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन जमा होने लगते हैं इन प्लेस ऑफ alpha amyloid protein and to some extent gamma amyloid protein also, जिसमें जो कि पहले ये माना जाता था कि अल्फा एंड गामा amyloid protein के डिपोजिशन नॉर्मल वे में ग्लियल सेल से क्लीन अप हो जाते हैं और वो अफेक्ट नहीं करते हैं। बट नाउ इट इज अंडर क्वेश्चंस, गामा प्रोटीन का भी रोल ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत है। तो जो भी हो, मेमोरी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फर्स्ट साइन ऑफ अल्जाइमर्स आर
सबसे पहले याददाश्त संबंधी प्रॉब्लम शुरू होते हैं और इसमें एक कहा जाता है कि डिक्लाइन एक माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एमसीआई ये फर्स्ट साइन माना जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट साइन और अर्ली साइन ऑफ एडी दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज. बट this also have been observed कि बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स ऑब्जर्व किए गए हैं जो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से सफर कर रहे हैं, बट सारे एमसीआई के पेशेंट में अल्जाइमर डेवलप नहीं होता है. ये तो हम पहले भी देख करके आ चुके हैं कि सेम कंडीशंस में बहुत सारे, इसीलिए ये जेनेटिक जो अजम्पशंस हैं उसको 100% एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है एज द रीजन ऑफ एडी और अल्जाइमर डिजीज, क्योंकि सेम ट्विंस आइडेंटिकल होमोजाइगस ट्विंस को डेवलप करके भी देखा गया है, सेम कंडीशंस में वो डेवलप हो रहे हैं. बट ये ऑब्जर्व किया गया, अब डेवलप करके नहीं देखा गया, ये प्रैक्टिकल नहीं किया गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि सेम कंडीशन सेम एनवायरमेंट में डेवलप होते हुए भी एक पर्सन में, एक सब्जेक्ट में अल्जाइमर ग्रो होता है, दूसरे में नहीं होता है. तो अभी तक हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं अल्जाइमर की, खास तौर से कीमोपैथोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ मैकेनोपैथोलॉजी ऑफ अल्जाइमर्स, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बाकी हैं. बट दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जिसको एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन या एपीपी कहते हैं, सॉरी ये थोड़ा आगे बढ़ गया, एपीपी के डिपोजिशन की वजह से ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि एमाइलॉइड प्लैक्स बनने लगते हैं. ये नॉर्मल ब्रेन का कंडीशन है जिसमें कि ये प्रोटीन्स जमा होते हैं बट ये क्लीन होते चले जाते हैं. अब आप थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, एग्जामिनेशन पर्पस से इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. बस जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें आपको बता देना चाहते हैं कि दो तरह के खास एमाइलॉइड प्रोटीन्स पाए गए हैं, एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन 40 एंड एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन 42. इनको माना जाता है कि ये दो प्रोटीन जो हैं दे आर द basically responsible for pathophysiology of Alzheimer disease, जिसमें plaques formed by APP protein 40 and APP protein 42 are mainly responsible for जो beta and gamma secretase results in AB42 aggregation results into insoluble plaques, ये soluble नहीं होते हैं, और A40 clearance levels remaining unchanged. तो ये सब देखे गए हैं कुछ important points जिसके बारे में डिटेल्स हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं. और आगे अगर आप और इनके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं कि और पैथोफिजियोलॉजी डिस्कशंस चाहते हैं एडी के बारे में, तो यू राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. ये बीएसी कॉम्प्लेक्सेस, आरओएस, एनओएक्स कैसे डिपॉजिट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल वॉल में, कैसे इनका डिसोल्यूशन बंद हो जाता है, दैट रिजल्ट्स इनटू हाइपरफॉस्फोरिलेशन, ये सारी चीजें हम पहले देख करके आए हुए हैं. ये जो नॉर्मल कंडीशंस होते हैं पैथोफिजियोलॉजी में हेल्दी पर्सन्स में, एफिशिएंटली क्लियर्ड बाय ग्लियल सेल्स, ये जो एमाइलॉइड प्रोटीन्स जमा होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली 40 होता है, और दूसरे और टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशंस में क्लियर होते चले जाते हैं. बट फॉर्मेशन ऑफ प्लैक्स, जब ये बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन बनने लगता है ड्यू टू म्यूटेशनल चेंजेस, डेफिनेटली पॉइंट म्यूटेशन होगा, क्योंकि प्रोटीन्स का जीन्स हमेशा या डीएनए गाइड करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज. तो जो भी वजह हो, वजह चाहे जो हो, जो हम देख करके आ रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन अल्टर करता है, और बीटा एमाइलॉइड प्लैक्स जब प्रोटीन जब जमा होने लगते हैं तो वो ग्लियल सेल्स के डीजेनरेशन भी एक वजह माना गया है. और ये माना गया है कि इनकी वजह से जो प्लैक्स जमा होने लगते हैं न्यूरॉन्स के चारों तरफ, डेंड्राइट्स के आसपास, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को डीजनरेट, ये नॉर्मल ब्रेन का कंडीशन है जिसमें कि हेल्दी सेल्स हैं, और ये अफेक्टेड सेल्स हैं जहाँ पे ये प्लैक्स इनसॉल्युबल होने लगते हैं, और इनसॉल्युबल प्लैक्स के डिपोजिशन की वजह से हाइपर फॉस्फोरिलेशन. टाउ प्रोटीन दूसरा प्रोटीन है जिसका फॉस्फोरिलेशन नॉर्मल प्रोसेस में होता रहता है, और वो एक्टिवेशन ऑफ सेल्स में या सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है. बट जब हाइपर फॉस्फोरिलेशन होने लगता है टाउ का, तो दैट
starts disturbing the empty tau connection. Empty tau connection को disturb करना शुरू करता है. Empty is microtubules. This also we have seen in the last video. ये microtubules degenerate होने लगते हैं और इस तरह के tangles बनने लगते हैं. न्यूरोफाइब्रिलर tangles बनने लगते हैं और इन दोनों plaques and ये tangles बीच में व्यवधान की तरह, डिस्टर्बेंस की तरह करते हैं और दीज आर द ये अल्जाइमर वाला ब्रेन के का कंडीशन है जिसमें अफेक्टेड होने लगते हैं न्यूरॉन्स, एमेलॉइड प्लैक्स जमा होने लगते हैं और इन सब की वजह से धीरे धीरे ब्रेन में सिक्रीशंस, ब्रेन में जो न्यूरॉन के साइनेप्सेस हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं. उनके बीच में जो साइनेप्स बनता है, कोलाइनेस्टेराइज का जो फ्लो चलता है, जो कास्केड की तरह बनता है, वो डिस्टर्ब होने लगता है. और इसीलिए अभी हम आगे देखेंगे कि इस तरह से जब सेल्स में फ्लूइडिटी बढ़ने लगती है, धीरे धीरे ये फ्लूइड बढ़ने लगते हैं वेंट्रिकल्स में और इससे सारे रिलेटेड और सारे प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन बिगिंस. मोर देन 24 मिलियन, ये तो बहुत पुराना रिपोर्ट है, अभी तो लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मोर देन 40 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड हैं अल्जाइमर डिजीज से, जिनमें मोर देन 50%, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि बहुत ज्यादा नंबर्स, शायद ये भी वजह हो सकती है कि रिसर्चेस, डेवलपमेंट वर्क्स डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा हो रहे हैं. तो रीजंस के बारे में, ऑब्जर्वेशंस के बारे में, लॉन्जिविटी लाइफ की या लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेवलप कंट्रीज में ज्यादा बढ़ रही है, शायद ये भी एक रीजन है. क्योंकि हमने पहले देखा है पिछले वीडियोस में कि जो बैड इफेक्ट्स होते हैं केमिकल्स के, जो कि डेवलप कंट्रीज में अब बैन हो चुका है, डीडीटी के तरह के केमिकल्स, बट ये इनका इफेक्ट सालों सालों, करीब करीब ये ऑब्जर्व किया गया है कि 300 साल तक चल सकते हैं. सो दीज आर द रीजंस व्हाई this Alzheimer's cell disease develops. Now, definite diagnosis of AD requires correct identification of classical neuropathological hallmarks, जिस तरह जो कि hallmarks में ही माना जाता है एमेलॉइड प्लैक्स को और न्यूरोफाइब्रिलर टैंगल्स को. अभी तक एडी के हॉलमार्क्स जो सिम्प्टोमैटिक ही अभी तक ट्रीटमेंट किया जा रहा है इसका, एडी अल्जाइमर्स डिजीज का, और इसके दीज आर द रीजंस ऑफ द अल्जाइमर्स डिजीज. इतने सारे इफेक्टिव, इतने सारे कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए गए हैं अल्जाइमर के पेशेंट्स में. नाउ दिस पैथोलॉजी जरूरी है कि और ज्यादा जानने के लिए इस बीमारी को का मेडिकेटेड ट्रीटमेंट करने के लिए, ड्रग ट्रीटमेंट करने के लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एडी पैथोलॉजी जरूरी है. और बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे रिसर्चेस का, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद एक थ्योरी दी गई है, एक हाइपोथेसिस बनाया गया, एमेलॉइड कास्केड हाइपोथेसिस. कास्केड इज जो उसको हम कहते हैं झरने की तरफ फ्लो जो होता रहता है. तो एमेलॉइड कास्केड हाइपोथेसिस एक हाइपोथेसिस बनाया गया है जिसको दिस इज मेनली फोकसेस ऑन रिसर्च टू डेट. अभी तक के लिए ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट मेथड डेवलप किया गया है जिसमें ये बताया जाता है कि डिपोजिशन ऑफ बीटा एमेलॉइड इन द ब्रेन इज द सेंट्रल इवेंट इनिशिएटिंग दिस डिजीज प्रोग्रेशन. जो बीटा एमेलॉइड का कास्केड बनता है वो सबसे ज्यादा सेंट्रल डिजीज माना गया है जो इस डिजीज के प्रोग्रेशन के लिए, इस डिजीज के बढ़ने के लिए. और इस ये डिपोजिशन एक्टिवेट करता है डाउनस्ट्रीम न्यूरोटॉक्सिक मैकेनिज्म्स, जो फ्लो बढ़ता है न्यूरोटॉक्सिक मैकेनिज्म्स का, इंक्लूडिंग डीरेगुलेशन ऑफ टाउ एम्प्टी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज. टाउ जो माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करके नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं, उस कंडीशन को इफेक्ट करते हैं. ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि एमेलॉइड जो बनता है वो इफेक्ट करता है और इस कंडीशन को, इस टाउ एम्प्टी बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इस यहाँ पर जो दिखा रहा है उसको इफेक्ट करता है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द प्रोग्रेशन और अपीयरेंस ऑफ AD disease. Now, these are the reasons, certain more reasons of stating amyloid cascade hypothesis के बारे में थोड़ा और बताते हुए डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो न्यूरो डिजेनरेशन की वजह कैसे होते हैं. टाउ लिंक्ड म्यूटेशन इज लिंक्ड टू फेमिलियल एडी. फेमिलियल एडी इज अ टाइप ऑफ अल्जाइमर डिजीज जिसमें कि कैस्केड हाइपोथेसिस बताता है. अब ये कहाँ पर किस एरिया में है ये और
डिटेल्स बताया गया है। अमाइलॉइड 42 टॉक्सिसिटी बढ़ती कैसे है, इसको कैसे क्लियर करना चाहिए, हाइपरफॉस्फोरिलेशन टाइप का कैसे रोका जा सकता है, इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स डेवलप किए जा रहे हैं। और एक मैकेनिज्म जो जो पाया गया है, इट इज एसोसिएटेड विथ डेंड्रिटिक फंक्शन ऑफ टाउ। टाउ एक ऐसा प्रोटीन है जिसका डेंड्राइट्स पे क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में स्टडी की गई है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ एमाइलॉइड टॉक्सिसिटी, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि बीमारी अपीयर नहीं होती है, ये धीरे धीरे फॉस्फोरिलेशन बढ़ता जाता है जिससे कि एमाइलॉइड टॉक्सिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब नॉर्मल होने लगता है ड्यू टू FYN काइनेज, एक एंजाइम है, इसका डेंड्रिटिक टाउ टारगेट्स FYN काइनेज टू पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी। जो सिनेप्सेस जो बनते हैं उनको, उनके बनने के बाद इनकी डेंसिटी बढ़ती है और टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है, एंड अल्टीमेटली दिस रिजल्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स ट्रिगरिंग डाउनस्ट्रीम एक्साइटोटॉक्सिक सिग्नलिंग, जिसकी वजह से अल्जाइमर होता है। इतना डिटेल्स अभी हम फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी नहीं देखें तो चलेगा, बट चूंकि ये आपको इस पर रिसर्च करना है अगर, तो डेप्थ आप जितना ज्यादा जाते जाएंगे, पिछले वीडियो में हमने जो देखा था उसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स अभी पता चले हैं जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको पॉज करके पॉइंट्स नोट कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। नाउ द मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैथोजेनेसिस एंड प्रोग्रेशन ऑफ AD इज नेसेसरी टू डेवलप डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट। जैसा हमने कहा, अभी तक हम सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो सिम्टम्स को कंट्रोल, अभी तक जितने भी रिसर्चेज हैं, फाइंड आउट्स हैं, जितने भी एडवांसमेंट्स हैं, वो सारे सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट पर ही अवेलेबल हैं। अभी तक सिम्टम्स को, प्लैक्स को डिसॉल्व कैसे किया जाए, किस तरह से मेमोरी को और प्रोलॉन्ग किया जाए, बट ड्रग ट्रीटमेंट, ड्रग रिलेटेड ट्रीटमेंट, अभी तक प्रोग्रेशन ऑफ AD को रोकना, अभी तक स्लो डाउन हम कर सके हैं, रोक नहीं सके हैं। डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट, किस तरह से मॉलिक्यूल्स, जेनेटिक मॉलिक्यूलर लेवल पे इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं कि किस तरह जो हानिकारक प्रोटीन्स बनाने वाले जीन जो डेवलप हो जाते हैं, जिनके बारे में अगर आपको याद हो, हमने बहुत सारे जीन्स देखे थे, APOE4 जीन जो मेनली रिस्पॉन्सिबल माना गया है। इसके अलावा भी 10 टाइप्स ऑफ जीन्स हैं जो इन प्रोटीन्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अभी वर्क हुआ है APOE4 जीन्स पे। तो ये सारी स्टडीज के लिए जो ऑर्गेनिजम्स जिन पर स्टडी हो रही है, उसमें लार्ज ऑर्गेनिजम्स में आते हैं बहुत वर्म्स, देन रोडेंट्स, इसमें आते हैं गिनी पिग्स, रैट्स एक्सेट्रा। बट सक्सेसफुली जीनोमिक्स की स्टडी के लिए TH मॉर्गन ने सबसे पहले 1909 में ड्रोसोफिला पे स्टडी करके जो जीनोमिक्स ऑफ ड्रोसोफिला स्टडी किया था, सक्सेसफुल स्टडी किए थे म्यूटेशनल स्टडीज के लिए, वो ड्रोसोफिला अब जीन से रिलेटेड टेक्निक्स के डेवलपमेंट के लिए, उनसे रिलेटेड रिसर्चेज के लिए, उनसे बहुत सारी डिजीजेस जिनमें कि जीन्स को ऑल्टर करने की जरूरत हो, वैसे conditions में it is told that Drosophila is considered to be the most advanced genetic model used to explore the molecular mechanism of AD in last few decades. काफी पिछले फ्यू डिकेड से ड्रोसोफिला पे बहुत काम हो रहा है और ये पाया गया है कि ड्रोसोफिला पर बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, एडवांसेस हैं, एडवांस रिसर्चेज हैं जो ये बताते हैं, एडवांटेजेस हैं जो ड्रोसोफिला को एक सक्सेसफुल मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में स्टैब्लिश करते हैं। ड्रोसोफिला एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर AD, इट इज इजीली कल्चर्ड। सबसे पहले तो ये इजीली इसको कल्चर कर सकते हैं लैब में, ह्यूज अमाउंट में कल्चर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा 7 to 10 डेज में। टेम्परेचर अगर रेगुलेट करें, आपने भी देखा होगा कि जब टेम्परेचर बहुत ठंडा या बहुत गर्म समय में ड्रोसोफिला नहीं अपीयर होते हैं फ्रूट्स वगैरह पर अगर मॉडरेट टेम्परेचर है तो अपने आप बहुत ड्रोसोफिला अपीयर होने लगते हैं। तो अगर उनको इन विवो भी हम कंट्रोल करके टेम्परेचर रेगुलेट कर सकें तो ये देखा गया है कि 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 7 to 10 डेज में जनरेशन ऑफ ड्रोसोफिला अपीयर होने लगते हैं। बॉबल्स या फ्लास्क में अपीयर कल्चर किया जाता है बहुत इजीली इनको, और बहुत इजीली इनके बिहेवियर को, फिनोटिपिक ये जेनेटिक मार्कर्स की तरह भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनके आई कलर से और विंग साइज से, विंग
के कंडीशन से, विंग्स के शेप से जीन में ऑल्टर करना आसान हुआ है और जीन के ऑल्टरेशन को स्टडी करना भी आसान हुआ है। तो एज अ जेनेटिक मार्कर इसको हम यूज कर सकते हैं। शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, बहुत ऑफस्प्रिंग्स, ह्यूज अमाउंट में इनके ऑफस्प्रिंग्स को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है क्रोमोसोम का शेप एंड नंबर। इनमें बहुत कम क्रोमोसोम है, सिर्फ 4 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिनमें करीब करीब 14,000 जीन्स रिपोर्टेड हैं इन कंपैरिजन टू द 23 पेयर्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम with enormous number of genes. But the main point is कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका शेप एक्स की तरह का शेप, और दूसरा इन पे जो जीन्स पाए जाते हैं उनमें वेरिएशंस, उनकी स्टडी बहुत ज्यादा इजीली रिजेंबल करते हैं। 70 to 75% जो जीन्स प्रेजेंट हैं ड्रोसोफिला पे, उनके एक्शंस, उनका बिहेवियरल पैटर्न्स रिजेंबल करता है ह्यूमन जीनोम से, ह्यूमन जीन्स के बिहेवियर से। तो इसलिए यूजिंग कंपैरेबल शॉर्ट लिव्ड मॉडल ऑर्गेनिजम्स, अब ये शॉर्ट लिव्ड मॉडल ऑर्गेनिजम्स का फायदे आप यहाँ पर से पॉइंट कर सकते हैं कि मॉडल ऑर्गेनिजम्स में डिसएडवांटेजेस एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है, बट बहुत कम है। कॉस्ट इंटेंसिव हैंडलिंग इनकी है, इनको दूसरे एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स को जो पैथोलॉजिकल हॉलमार्क्स माने जाते हैं ह्यूमन डिजीज की स्टडी के लिए, वो कॉस्टली ज्यादा होते हैं, बहुत केयर की जरूरत होती है। एथिकल इश्यूज हो जाते हैं, जैसे अब तो रोडेंट्स पे बहुत सारे, जो गिनी पिग पे तो अब एक्सपेरिमेंट्स काफी सारे, उसके लिए एथिकल लॉ, लीगल परमिशंस की जरूरत होती है। तो वो सारी चीजें हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है, मेनी म्यूटेंट्स हैव बीन क्रिएटेड। इजीली इनके म्यूटेंट जीन्स को ऑल्टर किया जा सकता है, म्यूटेशंस को ऑल्टर किया जा सकता है, और न्यू फॉर्म्स, म्यूटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करके उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसीलिए मैंने बताया कि ड्रोसोफिला जेनेटिक मार्कर की तरह भी यूज होते हैं। सो यूजिंग कंपैरेबल शॉर्ट लिव्ड मॉडल ऑर्गेनिजम्स लाइक these flies allows fast data acquisition, facilitating large scale experiments। बहुत तेजी से इनका डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट्स इस पे किए जा सकते हैं। Although these organisms might lack some pathophysiological characteristics, जो this is the disadvantage, इसको आप नहीं कहेंगे, लिमिटेशन कहेंगे कि बहुत सारे फायदे हैं बट लिमिटेशन अभी भी है। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो एडी में पाए जाते हैं उनके बारे में, उनका एक्सप्लेनेशन इन पर एक्सपेरिमेंट से अभी नहीं मिला है, तो उनको कोशिश की जा रही है। लार्जर ऑर्गेनिजम्स अभी तो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में, लाइक यूएसए में, ब्रिटेन में, वॉलंटियर पेशेंट्स भी वॉलंटियर कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स वॉलंटियर कर रहे हैं। और तभी तो अल्जाइमर डिजीज जैसा, अगर आपको याद होगा, तो अल्जाइमर पर डिजीज का नाम ही अल्जाइमर दिया गया, क्योंकि अल्जाइमर ने 1906 के अराउंड एक अपनी पेशेंट जो डेथ के बाद उनके ब्रेन को स्टडी किया और इस तरह के प्लैक्स ऑब्जर्व किया, और उसके बाद ये एडवांसमेंट्स आगे बढ़े। नाउ दीज आर द अदर फीचर्स क्यों ड्रोसोफिला को यूज कर सकते हैं हम, जिसमें हमने बताया था 13 ये जी This is Drosophila has more than 100-year history in genetic research। 100 साल से ज्यादा जेनेटिक रिसर्च में इसमें काम होता जा रहा है। कि जैसा मैंने बताया 1909 में ही मॉर्गन ने सबसे पहले इसको यूज किया था फॉर जेनेटिक रिसर्च, और उसके बाद से ये काम चल रहे हैं। इनमें नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स लिमिटेड हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विथ ए फुल्ली सीक्वेंस जीनोम। ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनोम को पूरी तरह से स्टडी किया जा सका है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीन्स कम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम है। शेप ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन लाइक है, 70 to 75% कैरेक्टर्स इनके जीन के ह्यूमन लाइक हैं।
मतलब जीन के कैरेक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिन प्रोटीन्स के प्रोडक्शन के लिए, सिंथेसिस के लिए, वो ह्यूमन लाइक हैं। इट इज प्राइम मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह इसको यूज कर सकते हैं फॉर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक बायोलॉजी। इट कंबाइंस जेनेटिक, एनाटॉमिक, बिहेवियरल, मेथोलॉजिकल, मेथोडिकल एंड इवन इकोनॉमिक एडवांटेजेस। ये बहुत सारे फायदे हैं। आप इसको बिहेवियर, एथिकल एंड लीगल तो है ही, साथ में जेनेटिक, क्योंकि पूरा जीनोम इसका स्टडी किया जा चुका है, इसके जीन्स के बारे में जाना जा चुका है, इसकी एनाटॉमी अच्छे से स्टडीड है, इनके बिहेवियरल पैटर्न्स जो वॉवल्स में जिनमें कल्चर किया जाता है, ये स्टडी की गई है कि अगर इस तरह के प्लैक्स, इस तरह के प्रोटीन्स का डेवलपमेंट होता है तो उसका इफेक्ट एडी रिलेटेड या एडी से कंसर्न जो कैरेक्टर्स हैं, लाइक स्लो मूवमेंट, जैसे जैसे एजिंग होती जा रही है उनकी मूवमेंट ग्रो, उनका जो मूवमेंट है, क्लाइंबिंग, जो वॉवल्स के वॉल पे चढ़ना कम होने लगता है, और भी बहुत सारे फिनोटाइप में कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं, जिसके जो क्लियरली बताते हैं कि एडी में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसको हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। फ्लाई एनाटॉमी इज वेल स्टडीड, ब्रेन नर्वस सिस्टम क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये भी हम देखा जा चुका है कि कॉम्प्लेक्सिटी भी ह्यूमन लाइक है। एनाटॉमिकल फीचर्स लाइक कंपाउंड आई अलाउज इजी एक्सेस फॉर फिनोटिपिक कैरेक्टराइजेशन, आई कैरेक्टर्स, विंग साइज, विंग शेप, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं आसानी से। इनका बिहेवियर रेंजेस फ्रॉम सिंबल अवॉइडेंस टू लर्निंग एंड मेमोरी, बिहेवियर में चेंजेस जो होते हैं वो आसानी से स्टडी किया जा सकता है। सो ड्यू टू दीज लॉन्ग हिस्ट्री एज एनिमल मॉडल एंड रिसर्च, वाइड variety of well-established molecular genetics tools are available। इसी पर स्टडी करके ये माना जाता है कि जो जेनेटिक टूल्स हैं, ये माना जाता है कि ड्रोसोफिला पे स्टडी करके ही ये सारे टूल्स, आज जो जेनेटिक टूल्स अवेलेबल हैं जेनेटिक स्ट्रक्चर्स के लिए, उनके जनक माना जाता है कि ड्रोसोफिला का जो जेनेटिक एनालिसिस हुई है उस पर स्टडी है। सो द नंबर ऑफ जेनेटिक टूल्स, मेथड्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल इज दोज ऑफ अदर मॉडल ऑर्गेनिजम्स। जो फ्लाई को जो मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज करके जितने डाटा कलेक्शन हुए हैं दूसरे मॉडल ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो ये फायदे हैं, जिसमें शॉर्टर लाइफ साइकिल्स है जो 7 to 10 days से होकर के बढ़ता है, can be cultured easily, 75% of gene linked to genetic disorders are conserved between flies and humans। फ्लाइज और ह्यूमन में एक जैसे कोरिलेशन स्टैब्लिश किया जा सकता है। वेरी लेस जेनेटिक रिडंडेंसी, बहुत बार जैसे रिपीटेड जीन्स के जो हायर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं वो काफी कम ऑब्जर्व किए गए हैं ड्रोसोफिला में। ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शनल सिग्निफिकेंस है एक पर्टिकुलर जीन के बारे में ज्यादा स्टडी करने के लिए। अब ये जो प्रेजेंटेशंस हैं ये आपके सुविधा के लिए दिए हुए हैं कि क्यों दूसरे एनिमल्स के ऊपर ड्रोसोफिला को प्रेफरेंस दिया गया है। रिगार्डिंग इट्स यूजफुलनेस इन बायोमेडिकल रिसर्च, स्पेशली इन फील्ड ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज में शॉर्ट लाइफ स्पैन, अब इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, मैक्सिमम 120 डेज का होता है। तो इस 120 डेज में कुछ डिसएडवांटेज भी है कि इसी दौरान इनकी पूरी स्टडी कर लेनी है, बट फायदा ये बहुत बड़ा है कि आप तेजी से इसके, चूंकि इसको प्रिजर्व करके इसके कैरेक्टर्स को रखा नहीं जा सकता है, एक लिमिटेशंस है, लाइव ड्रोसोफिला में ही ये स्टडीज हो सकते हैं, बट इससे आप कम शॉर्ट ड्यूरेशन में नेचर ऑफ जो जीन्स डिपॉजिटेशन की वजह से ये बीमारी अपीयर होती है, उनके फिनोटाइप्स में भी उसको फ्लाइज में ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया, स्लो मूवमेंट, मेमोरी लॉस, ये सारे बड़े इजीली ऑब्जर्व किए गए हैं लैब में। सो रेमिनिसेंस ऑफ द सिचुएशन ऑब्जर्व्ड इन एडी पेशेंट फ्लाइज शो अ रोबस्ट डिक्लाइन ऑफ न्यूरॉन अपॉन AB42 or tau overexpression. So these characters have been observed in Drosophila, making it useful for the to use the Drosophila as a very competitive, very successful fly
organizer or model organism for the neurodegenerative diseases, इनकी genes, इनकी gene pathology, अल्जाइमर डिजीज में कीमोपैथोलॉजी, फिजियोपैथोलॉजी को स्टडी करने के लिए लार्ज स्केल स्क्रीन्स यूटिलाइजिंग। अब ये पॉइंट्स आप जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप अपने नोट्स के लिए इसको फ्रीज करके पॉज करके नोट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। लार्ज स्केल स्क्रीन्स यूटिलाइजिंग न्यूरोडिजेनरेटिव फिनोटाइप इंड्यूस्ड बाय आई स्पेसिफिक ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन टाउ हैव आइडेंटिफाइड सेवरल काइनेजेस। ये जो स्टडीज किए गए हैं फ्लाइज के डिफरेंट मॉडल्स पे, ड्रोसोफिला एडी मॉडल्स डिफरेंट बेसिस पे बनाए गए हैं। 3 इंपॉर्टेंट इनके बेसिस किए गए हैं, जिनमें पहला है this is the learning defect, synaptic abnormalities, then hyperphosphorylated tau की abnormality की वजह से, और इस रिव्यू में APP और AB बेस्ड मॉडल, ये 3 इंपॉर्टेंट मॉडल्स बनाए गए हैं। स्ट्रैटेजीज बाय डायरेक्ट सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन अमाइलॉइड बीटा 42 और ट्रिपल ट्रांसजेनिक फ्लाइज एक्सप्रेसिंग ह्यूमन APP, बीटा सिक्रिटेज एंड ड्रोसोफिला गामा सिक्रिटेज प्रेजेनिलिन DPSN। अब ये जो APP जो अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन जो ह्यूमन में स्टडी किए गए हैं, उनका ऑर्थोलॉग ड्रोसोफिला में उनको नाम दिया गया है DAPP1, और ये इट शेयर्स द कैरेक्टरिस्टिक डोमेन्स विद वर्टिब्रेट APP फैमिली मेंबर्स बट डज नॉट कंटेन। ये एक लिमिटेशन है ड्रोसोफिला का कि जो दूसरे वर्टिब्रेट्स में जो APP फैमिली प्रोड्यूस होता है, उनके बारे में एग्जैक्टली उनकी तरह के प्रोटीन ऑब्जर्व किए गए हैं, बट एग्जैक्टली AB42 डोमेन जो ह्यूमन में पाया जाता है, उसके बारे में कम ये ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि कम उस तरह का ह्यूमन की तरह का अमाइलॉइड बीटा 42 डोमेन कम पाया गया है। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड स्ट्रैटेजीज। इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया गया है बाय 3 मैकेनिज्म्स, बाय डायरेक्ट सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन AB42 और ट्रिपल ट्रांसजेनिक फ्लाइज एक्सप्रेसिंग ह्यूमन APP, बीटा सिक्रिटेज एंड ड्रोसोफिला गामा सिक्रिटेज प्रेजेंसिलिन। ये 3 मॉडल्स डेवलप किए गए हैं, और इन 3 मॉडल्स के बारे में से एक मॉडल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से मॉडर्न रिसर्चेज में बहुत सारे मॉडल्स डेवलप किए गए हैं टू रिवील द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म लिंकिंग पैथोलॉजिकल हॉलमार्क्स लाइक एग्रीगेटिंग टाउ एंड amyloid beta amyloid peptides to neurogeneration, finally resulting in progressive memory loss as observed in AD। बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए हैं, जिसमें एक मॉडल को यहाँ डिटेल में दिखाया गया है। इस मॉडल को अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इसको हम अलग से देखेंगे, क्योंकि अकेले एक मॉडल ही आपका एक मॉडल ड्रोसोफिला का जिस पर काम करके ये देखा गया है कि किस तरह से जो हॉलमार्क्स माने जाते हैं एडी के, टाउ का एग्रीगेशन, बीटा अमाइलॉइड पेप्टाइड्स का एग्रीगेशन किस तरह से न्यूरो डिजेनरेशन शुरुआत करता है, जो कि फाइनली मेमोरी लॉस और एडवांस केसेस ऑफ एडी में ऑब्जर्व किया गया है। इनको समराइज करने के लिए एडी पैथोलॉजी इन्फ्लिक्टेड बाय एक्सेस टाउ प्रोटीन बनाया गया है, जिसके बारे में आप ये एक पर्टिकुलर रिव्यू मैंने एक साइट से लिया है। उस साइट का नाम मैं यहाँ नहीं दे पाई हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या इस स्लाइड को अगर एक्सप्लेन करके आप जानना चाहते हैं तो यू कैन राइट डाउन, वी कैन सी। नाउ दीज आर द न्यूरल मोर advantages of Drosophila as a model organism for AD related researches are, ये एक और एक्सप्रेशन है, न्यूरोनल सबसेट द एक्सप्रेशन ऑफ एडी लिंक पेप्टाइड्स प्रोटीन्स इज टारगेटेड। इसमें हमें इन एक्सपेरिमेंट्स में इन फ्लाइज पर एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट फिनोटिपिक आउटकम्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं, लाइक अर्ली डेथ, रिड्यूस्ड लोकोमोशन इन लार्वी एंड एडल्ट्स। जैसा मैंने आपको बताया, फिनोटिपिकली किस तरह से इन प्रोटीन्स को यूज करके एडी का, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि एथिकली
भी ये प्रोहिबिटेड नहीं है, इसलिए इस पर्टिकुलर ये जो प्रोटीन्स जो टाउ प्रोटीन और बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जो कॉजेटिव फैक्टर माने जाते हैं अल्जाइमर के, उनको यूज किया गया है इन फ्लाइज पे और ऑब्जर्व किया गया है कि एडी की तरह के बहुत सारे सिम्टम्स, ये फिनोटिपिक सिम्टम्स ये शो करते हैं, लाइक अर्ली डेथ, रिड्यूस लोकोमोशन इन लार्वी एंड एडल्ट्स, डिक्रीज फ्लाइट एबिलिटी, उड़ना इनका कम होने लगता है, ब्लाइंडनेस होने लगती है, रफ आई टेक्सचर होने लगते हैं। ये सारे कैरेक्टर स्टडी किए जा सकें इतना इजीली किसी और ऑर्गेनिज्म पे फिनोटाइप, जीनोटाइप सब कुछ स्टडी करना अभी नहीं पॉसिबल हुआ है। ऑल दीज पैरामीटर्स कैन बी एनालाइज एंड क्वांटिफाइड, इनको एनालाइज किया जा सकता है क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिफाइड भी, इनको क्वांटिफाई भी किया जा चुका है, मेकिंग फ्लाई रीजनल ऑर्गेनिज्म टू स्टडी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ एडी पैथोलॉजी। सो एडी पैथोलॉजी के लिए ये बहुत ही जस्टिफाइड मॉडल ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला को हम ले सकते हैं। अभी काफी स्टडीज हो चुके हैं, पर उनसे कई गुना ज्यादा स्टडीज बाकी हैं जिनके लिए मोर सोफिस्टिकेटेड बिहेवियरल और कॉग्निटिव एसेज कैन बी परफॉर्म्ड, जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और कर सकते हैं। अप्लाइंग सच एसेज ऑन फ्लाई मॉडल, अ डिक्लाइन इन कॉग्निशन, अ हॉलमार्क ऑफ एडी वाज ऑब्जर्व्ड। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन को अप्लाई करके ये भी देखा गया है कि जो एडी का हॉलमार्क है, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजनिंग नहीं हो पाती है, कॉग्निटिव फीचर्स डिप्रेस होने लगते हैं, उनको ओवरकम भी किया गया, उनको रिवर्ट भी किया गया है, और इस वजह से भी ये एक हॉलमार्क माना गया है एडी के डेवलप एडी ट्रीटमेंट रिलेटेड डेवलपमेंट्स में। द फ्लाई इज अ पावरफुल मॉडल टू स्टडी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ न्यूरोनल डिक्लाइन इन कंटेक्स्ट ऑफ एडी। एडी के कंटेक्स्ट में न्यूरोनल डिक्लाइन जो ऑब्जर्व किया गया है कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स के यूज करके, उसको वो भी एक हॉलमार्क माना जाता है एडी डेवलपमेंट, एडी के ट्रीटमेंट के जो ड्रग ट्रीटमेंट्स का जो प्रोसेस है उसमें। सो टेस्ट आर गोइंग ऑन, अब ये पॉसिबल भी है और ये इट इज गोइंग ऑन। However, the analysis is often time consuming, बहुत ही small इसके जीन्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिसकी वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, और रिगार्ड टू ह्यूमंस आर फेयरली लिमिटेड, लिमिटेशंस इसके बहुत ज्यादा हैं कि कंक्लूजन ड्रॉ करना ह्यूमन से रिलेटेड, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो दिस इज द टेबल दैट शोज व्हाट आर द एडवांटेजेस जो हम देख चुके हैं। एथिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट वाइज, पॉइंट एग्जैक्ट अमाउंट वाइज कितना खर्चा लगता है, कितना टाइम स्पैन है, कितना कल्चरल जनरेशन टाइम है, ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आप अपने पॉइंट आंसर के लिए यहाँ से ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस तो हम नहीं कहेंगे, लिमिटेशंस भी हैं कुछ ड्रोसोफिला पे। नो इजी मेजर ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, छोटा एनिमल है, इसके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को मेजर करना आसान नहीं है। बेसिक मेजर्स ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। पुअर कंजर्वेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन फंक्शंस, मेंटेनेंस एज लिविंग कल्चर्स ओनली, इसको परमानेंट कंजर्वेशन की तरफ, लॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को लॉन्ग स्टडीज के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, फ्रोजन स्टॉक की तरफ पॉसिबल नहीं कर सकते हैं, जिसको जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल है, पिथ में सेल्स को प्रिजर्व करके या क्रायोटेक्नोलॉजी से सेल्स को प्रिजर्व करके जो स्टडी हो सकती है वो ड्रोसोफिला के केस में नहीं हो सकती है। लेस कॉम्प्लेक्स एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम एज इन वर्टिब्रेट्स, इसका जो इम्यून सिस्टम है वर्टिब्रेट्स में जितना इफेक्टिव होता है उतना अडेप्टिव ड्रोसोफिला का नहीं है। सो इसलिए इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ऑर्गेनिज्म माइट डिफर, तो ये जो ड्रग्स का इफेक्ट है ऑब्जर्व वो काफी ज्यादा डिफर कर सकता है। सो ओवरऑल अगर हम समराइज करें कि ड्रोसोफिला को किस तरह से मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज कर सकते हैं, तो इसके ये फिर से वही सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो फिर ये वापस हम इनके बारे पर नहीं जाएंगे। इनको ड्रोसोफिला को टूल टू एनालाइज पैथोकेमिकल ऑफ एडी यूज कर सकते हैं। ये जो स्लाइड है इसको पेस्टिसाइड वन ऑफ द रीजंस में है, जिसको जो कैसे माइटोकॉन्ड्रियल वॉल को इफेक्ट करता है न्यूरॉन के सेल्स में, और जीएसके, एनओएक्स, आरओएस इनका प्रोडक्शन करके वीएनटी, डब्ल्यूएनटी सिग्नलिंग को कैसे रोकता है, एबी फाइब्रिल्स को कैसे देता है, प्लैक
प्लैक्स कैसे डेवलप होते हैं, फाइब्रिलर ट्यूब्स कैसे डेवलप होते हैं, हाइपरफॉस्फोरिलेशन, ये सारे मिलकर के कैसे एडी न्यूरोपैथोलॉजी को कॉज करते हैं, इसका डिटेल्स हमने पहले देखा हुआ है। अब इस पर रिसेंटली अ कंपाउंड D737 वाज आइडेंटिफाइड दैट इफेक्टिवली इनहिबिटेड फाइब्रिल फॉर्मेशन इन विट्रो। अब ये एक नया पॉइंट है याद रखने का कि ये D737 एक कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया गया है जो फाइब्रिल फॉर्मेशन, न्यूरोफाइब्रिलर टैंगल्स को फॉर्मेशन में काफी हेल्पफुल साबित हुआ है। Administration of this compound to flies prevented early death usually observed after AB42 expression. AB42 के expression के बाद अर्ली डेथ को प्रिवेंट किया है D737 ने। ये अभी ड्रोसोफिला पर ऑब्जर्व करके ये चेक किया गया है। तो इस तरह के इन विवो अप्रोचेस माइट हेल्प इन ड्रग डेवलपमेंट इन केस ऑफ not only in AD but other neurodegenerative diseases में भी इस तरह के केमिकल्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड ड्रग्स के डेवलपमेंट से एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। नाउ दीज आर फर्दर एडवांटेजेस, किस तरह से हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज में यूज कर सकते हैं ड्रोसोफिला को एज मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करके, किन बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक लार्वा, जो लार्वी ट्रांसजेनिक मतलब जिन पे जेनेटिकली जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं हम, वैसे लार्वी वैसे एडल्ट्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं ड्रोसोफिला को मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज करके। और ये स्टडी किया गया है कि ट्रांसजेनिक लार्वा फेड विथ मेम्ब्रेन टीथर्ड स्टेडी स्टेट इनहिबिटर shows increased hatching rates compared to transgenic larvae fed with soluble inhibitors। तो इस तरह के इनहिबिटर्स का यूज किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, कौन से soluble inhibitors यूज किए जा सकते हैं, कौन से स्टेडी स्टेट इनहिबिटर्स हैचिंग रेट को बढ़ाते हैं। तो ये काफी सारे flies expressing disease related transgenes might be very useful to prove hypothesis in vivo in a fast, effective and economic manner। ये एक conclusive fact हम कह सकते हैं regarding use of Drosophila as a model organism। But इसके बाद भी अभी बहुत सारे efforts बाकी हैं to clarify the mechanisms underlying the most prevalent form of dementia। It is still not possible to क्योर एडी। अभी जितने भी रिसर्चेस हो चुके हैं, हो रहे हैं, अभी बहुत बहुत दूर है एडी का प्रिवेंशन। क्योर तो छोड़ दीजिए, अभी इसको प्रिवेंट भी करना, एक बार आप ऑब्जर्व कर भी लिया जाए, डिफाइन कर भी दिया जाए। इसके सिलसिले में एक बात मैं बताना चाहूंगी, एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था ऑनलाइन, जिसमें कुछ IIM दिल्ली और IIM अहमदाबाद और IIT दिल्ली के प्रोडक्ट, कुछ एस्पायरेंट्स तो नहीं, कुछ लॉन्ग अलुमनाई मिल करके उन्होंने एक ऐसी मशीन डेवलप की है जो ऑक्सीमीटर की तरह, जिस तरह से ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन का लेवल बताता है, इन्होंने एक ऐसी मशीन डेवलप की है जिससे कि एडी किस लेवल तक डेवलप हो चुका है या किस लेवल तक पॉसिबिलिटी है वो मेजर किया जा सकता है। उसकी ऑथेंटिसिटी अभी कितनी है मैं नहीं जानती, वो एक सेमिनार का प्रोडक्ट है। अगर आप उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें तो हम बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ प्रिवेंशन, प्रोलॉन्गेशन, इस बीमारी को जल्दी इससे डेथ तक की कंडीशंस को थोड़ा आगे बढ़ाने में जरूर सफल हुए हैं। 10-15 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई जा सकी है, बट प्रिवेंशन रोका जा सके या क्योर किया जा सके, इसके बारे में अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। Until now, therapies for AD have included only symptomatic treatment, not the drug related treatment अभी तक नहीं हुआ है। Mere number of hypotheses intending to explain pathogenesis of AD। अभी बहुत सारे hypotheses जरूर डेवलप किए जा चुके हैं pathogenesis of AD के regarding, which is a great challenge to this of this disease to modern science। अभी भी ये बहुत बड़ा challenge है कि किस तरह से contribution of AD associated pathways with known effects of AB42 induced
न्यूरो डीजनरेशन किस तरह से इसको इल्यूसिडेट किया जा सके और कैसे डिफरेंशिएट किया जा सके पाथवेज जो मॉडिफाई कर सकें जनरल न्यूरो डिजेनरेटिव मैकेनिज्म्स को फ्रॉम द वंस दैट आर यूनिक ऑफ एडी एंड प्रोवाइड अ टारगेट फॉर ड्रग डेवलपमेंट की तरफ हम कैसे बढ़ें। अगर इस पूरे एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ड्रोसोफिला को इस मॉडल में देखें तो ये ह्यूमन का से रिलेटेड है क्रोमोसोम जो काफी कुछ ड्रोसोफिला से रिजेंबल करता है। इसको दो बेसिक डिटेल पॉइंट्स के बेसिस पर स्टडी की गई है, फंडामेंटल नॉलेज एंड ट्रांसलेशनल बेनिफिट्स। ट्रांसलेशन में कैसे बेनिफिट्स यूज की जा सकते हैं। फर्स्ट जेनेटिक फंक्शन है, फंडामेंटल नॉलेज में जीन का फंक्शन कैसे पता किया जाए। डिटरमाइनिंग प्राइमरी ओरिजिन ऑफ पैथोलॉजी, कैसे जीन आइडेंटिफाई किया जाए, जीन के फंक्शन को स्टडी किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। डिटरमाइन क्रिटिकल टाइम, जेनेटिक मॉडिफायर्स आइडेंटिफाई करें, मॉलिक्यूलर नेटवर्क आइडेंटिफाई करें। टेस्ट हाइपोथेसिस से ज्यादातर इन विवो का कोशिश की गई है। देन ट्रांसलेशनल बेनिफिट्स इंक्लूड द टेस्ट और स्क्रीन ड्रग्स के बारे में, एबिलिटी टू रेस्क्यू फिनोटाइप में चेंजेस ला करके डिसेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर पाथवेज के बारे में जान सकें, जेनेटिक मॉडिफायर्स के बारे में जान सकें, अंडरस्टैंडिंग द क्लिनिकल वेरिएबिलिटी एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर द थेरेपी। क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। सो दिस इज ऑल दैट फॉर टुडे। आज ये हम देख सकते हैं कि ड्रोसोफिला एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडिंग द न्यूरोजेनरेटिव डिजीज और किसी भी तरह के नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में स्पेसिफिकली, जिसमें अभी हम एडी से ज्यादा रिलेटेड कंडीशंस को जीन मैपिंग, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स जान सके हैं। So I hope ये आपके काफी यूजफुल होगा, आपके काम का होगा। If you like it, do like, share and subscribe my channel and help me growing the channel. So